करंट अफेयर्स के इस क्लास में हम लोग दिसंबर 2024 के सेकेंड वीक यानी कि 8 से 14 दिसंबर के बीच में जो घटनाएं घटी हैं उनके बारे में हम समझेंगे, जानेंगे और उन फैक्ट्स और कंसेप्ट्स को समझेंगे जो हमारे यूपीएससी और बीपीएससी के मेंस और पीटी के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। हम लोग पहले देखते हैं कि हम लोग कौन कौन से टॉपिक जो है इस वीक में इम्पोर्टेंट है जिसको कि हम लोग टेकअप करने वाले हैं। तो पहला, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। दूसरा, वर्ल्ड मेडिटेशन डे। तीसरा, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, इनोवेशन मैराथन। फिफ्थ है प्रिजन रिपोर्ट इन इंडिया रिपोर्ट या प्रिजन इन इंडिया रिपोर्ट। आईएनएस जोशील, बिलियनायर्स एम्बिशंस, टाइगर्स डेथ, एफडीआई इनफ्लो इन इंडिया। इसके बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन इन राज्यसभा। ये डायमंड बैटरी एक नया जो कि करीब करीब 6,000 साल तक चलेगा। उसके बाद हाई बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड एंड इंडिया, न्यू आरबीआई गवर्नर, एनजीएलवी, खेलो इंडिया, व्यास समान एंड वन टाइम सॉल्यूशन फॉर हेमोफीलिया। तो ये हम लोग ये सारे टॉपिक्स देखेंगे। आते हैं पहले टॉपिक्स पे, एक ही पहले टॉपिक पे। ये पहला टॉपिक क्या है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। ठीक है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में बना था और ये मुख्य रूप से जो उस समय अयोध्या का जो इशू था उसको हैंडल करने के लिए बना था। और उसमें ये किया गया था कि ठीक है, वो मामला काफी हाईलाइटेड था, सेंटिमेंट से जुड़ गया था और उस पर बहुत ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर वगैरह के प्रॉब्लम होने की उम्मीद थी। तो कहा गया कि एक उसको छोड़ दिया जाए और लेकिन बाकी जो है वो जितने भी वर्शिप प्लेसेस हैं उनको 15 अगस्त 1947 में, जैसे हम लोगों ने इंडिपेंडेंस के समय में उसको इनहेरिट किया था, उसको रिसीव किया था, उसी के फॉर्मेट में छोड़ दिया जाए, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाए। क्योंकि अगर वैसे रहेंगे तो फिर सल्तनत काल, मुगल काल, उसके पहले भी कई तरह की चीजें हुई। तो उसमें कितना कितना हम लोग खुदाई करके और कितना कितना चीजों को रेक्टिफाई करेंगे। और रिलीजन आपके जो ईश्वर से रिलेटेड है, आप ईश्वर को कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। तो कोई जरूरी नहीं कि पर्टिकुलर प्लेस में ही आप उसको करेंगे। एक सेंटिमेंट की बात है तो चलिए उसको हम लोग आगे से इसको छोड़ देते हैं, आगे से हम लोग उसको ऐसा करेंगे कि इस तरह की घटना नहीं हो। तो ये एक मतलब चीज था। अब इसमें देखिए, इसमें सारा चीज दिया हुआ है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कि ये जो डेट स्पेसिफाई किया गया है कि इस डेट के बाद से कोई चेंज नहीं किया जाए। ठीक है, और उसमें कहा गया कि कोई भी चीज हो, चाहे मॉस्क हो या गुरुद्वारा हो, चर्च हो, मोनास्ट्री हो, उसमें कभी भी हम लोग नहीं करेंगे। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि कई बार ऐसा देखा गया है, जैसे कि ज्ञानवापी में या संभल में, ये मुख्य रूप से अभी जो वर्तमान स्थिति है ये संभल वाले के मामले के कारण ही आया है। तो ये कहना है कि जैसे कि संभल में अभी जो घटना हुई, अब वो घटना नहीं होती अगर न्यायालय द्वारा, जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट न्यायालय है, उसने सर्वे का ऑर्डर नहीं दिया होता। अब सर्वे का ऑर्डर दे दिए जाने से ये सारा घटना हुआ और हम लोग अयोध्या में इस चीज को ये अचीव कर लिए, ऑलमोस्ट काशी में हो गया। अब रहने दिया जाए, अब ये चीज नहीं हो, क्योंकि इससे बहुत जान की हानि होती है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है, देश का विकास रुकता है। तो ये सारी बातें होती हैं। तो इसलिए हम लोग मतलब ये चीज लाया गया। अब उसमें जजेस जो है उसको इस एक्ट के होते हुए ला रहे हैं। तो इसी को चैलेंज किया गया है कि ये मुद्दा जो है अब इस पर फाइनल हो जाए कि इस एक्ट के रहते हुए, वर्शिप जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, इसके रहते हुए अब जब 15 अगस्त की स्थिति को हम लोग कैसे बहाल करें, तो इसी के सिलसिले में जो नए सीजे आई हैं, संजीव खन्ना जस्टिस और जस्टिस संजय कुमार और के वी विश्वनाथ के वी विश्वनाथन, इनसे मिलाकर एक बेंच बनाया गया और ये हुआ कि अब ये सुनवाई करेगी। तो इसमें केंद्र सरकार से एफिडेविट मांगा गया है, उसका पक्ष रखने के लिए कहा गया है
कि आप अपना पक्ष रखिए, और उसके आधार पर जो है फिर जैसा होगा निर्णय ये किया जाएगा, ये कोर्ट जो है निर्णय करेगा। ठीक है। तो इसी के तो यही जो है तो मामला है। अब देखिए ये समस्या क्या है कि बहुत सारे ये जगह है, और केवल एक यही जगह नहीं है जिससे कि मामला शांत हो जाएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे मामले 7 जिले में चल रहे हैं। और 7 जिले में जैसे कि आप एक ले लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप दिल्ली में आप लेंगे तो कुतुब मीनार में भी है। कुतुब मीनार में कुवत उल इस्लाम जो ये है वो मस्जिद। यूपी में तो बहुत ज्यादा है आपका। संभल आपने देखा ही, ज्ञान वापी आपने देखा कि ज्ञान वापी मस्जिद बनारस में। इसका मथुरा में है शाही ईदगाह, शाही ईदगाह मस्जिद, शाही ईदगाह। ठीक है। इसके अलावा आगरा का ताजमहल भी इस स्थिति में है कि वहां पर भी कुछ विवादास्पद जो है कंस्ट्रक्शन चिन्हित किया गया है, और उससे हिंदू भावना को सेंटिमेंट उस समय पहुंचा कर ये किया गया था। फिर लखनऊ में है। ठीक है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश के ही बदायूं में है। तो बहुत कई जगह है। इसके अलावा भी आप देखेंगे, तीसरा में अगर हम राजस्थान चले तो वहाँ भी है। राजस्थान में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है वहाँ पर भी अ, ये विवादास्पद स्ट्रक्चर है। उसके बाद में एमपी में धार जिला में कमाल मौला मस्जिद, यहाँ पर कहा गया है कि वहां पर भी गलत कंस्ट्रक्शन करके मस्जिद बनाया गया है। उज्जैन में, अ, ये विदिशा में। इसके बाद में आप देखिएगा वेस्ट बंगाल में भी है। वेस्ट बंगाल में मालदा में अदीना मस्जिद, अदीना मस्जिद। ठीक है। इसके बाद में गुजरात में है, गुजरात में पाटन में और अहमदाबाद में। ठीक है। अहमदाबाद की जो है जमा मस्जिद, उस पर भी बात है। इसके बाद में कर्नाटक, कर्नाटक में भी दादा हयात ये दरगाह चिकमंगलूर में, चिकमंगलूर, चिकमंगलूर। तो इस ये बहुत सारे जगह है। कहाँ कहाँ हम लोग इसको लेते चलेंगे, और सबको रेक्टिफाई करने में ही हमारा सारा एनर्जी, हमारी सारी ऊर्जा ये चली जाएगी। तो इसलिए बात हुआ कि अब इसको रहने दिया जाए, इनफ इज इनफ, काम खत्म किया जाए। तो इसी पर ये सुनवाई चल रही है। और अभी सरकार ने 1 महीना का समय दिया है, जो कि जनवरी में के लास्ट में पूरा होगा। और सरकार, केंद्र सरकार जो है इस पर एफिडेविट देगी, तब जाकर फाइनल निर्णय के लिए सुनवाई शुरू होगी। ठीक है। अब आते हैं वर्ल्ड मेडिटेशन डे, हमारा सेकेंड टॉपिक। तो वर्ल्ड मेडिटेशन डे में देखिए 21 दिसंबर का डेट, और 21 ये दिसंबर का डेट जो है, ये डेट जो है, ये आप ऐसे भी कैलेंडर के दृष्टिकोण से भी आप इसको को महत्वपूर्ण आपके दिमाग में होगा कि इसी समय विंटर सॉलिस्टिस जो है ये शुरू होता है। यानी कि सूर्य जो है 21 दिसंबर से उत्तरायण हो जाता है। ये सबसे छोटी रात भी होती है। तो ये एक मतलब बिहार, ये सॉरी, इंडिया की तरफ से ये रखा गया था, और इंडिया के साथ साथ में कई और कंट्रीज थे, इन लोगों द्वारा ये रखा गया था कि इसको जो है वर्ल्ड मेडिटेशन डे के रूप में मनाया जाए। तो यूनाइटेड नेशन ने 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाने की मंजूरी दे दी गई है, मतलब दे दी है। और अब इसको ये मनाया जाएगा। ठीक है। आपको पता है कि 21 जून को भी ये ये समर सॉलिस्टिस शुरू होता है, और इस दिन हम लोग वर्ल्ड योगा डे मनाते हैं। ठीक है। तो कभी भी अब आएगा कि वर्ल्ड मेडिटेशन डे कब मनाया जाता है, तो 21 दिसंबर से शुरू हुआ है, 2024 से शुरू हुआ है, 2024 में ही मान्यता मिली है। तो आते हैं वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। आप देख रहे हैं
कि बहुत ही एक इम्पोर्टेंट इसमें डेवलप इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट में जो डी गुकेश हैं, डी गुकेश ने जो ये आपके ये चाइना के जो है डिंग लीरेन, उनको हराकर वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का टाइटल जीत लिया है। अब वो वर्ल्ड नंबर 1 बन गए हैं। इस पर जितना भी डिटेल है आप ले सकते हैं आगे चलकर। आगे नहीं तो हम लोग एक वीडियो बनाएंगे, उस पर देखा जाएगा। इनोवेशन मैराथन, इनोवेशन मैराथन एक ऑल इंडिया लेवल पर ऑर्गेनाइज किया गया 8 दिसंबर को। और इसमें जो है जितने भी इंडिया के स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, उन लोगों के स्टूडेंट्स को ये मौका दिया गया था कि आप अपने अपने आइडियाज को इस पे रखें। और इसमें जो है ये रखा गया था, सबसे अधिक आइडिया जो है तमिलनाडु के स्टूडेंट्स से आया था। ये आया 12,289, 12,289। बिहार में जो है ये 2000, ये 211 ही केवल आया है। तो ये स्थिति है। आते हैं, एक प्रिजन इंडिया रिपोर्ट आई है। प्रिजन इंडिया रिपोर्ट में क्या है कि ये जो है इसको तैयार किया गया है ये सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ये NLU, ये इन दोनों ने अपने अपने रिपोर्ट तैयार किया है। आप देख रहे हैं 2 सेपरेट रिपोर्ट्स में। तो इन्होंने तैयार किया है कि पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया में अ, जो कैदी हैं, हमारे प्रिजनर्स हैं, जो जेल में बंद हैं, उन लोगों में से 77% ऐसे हैं जिनके फैमिली का या जिनकी इनकम जो है 1 लाख सालाना से कम है। आप समझ लीजिए कि 1 लाख सालाना मतलब कि क्या, आपको 7,000, 8,000, 8,000 के आसपास में इसका होना है। तो आप ऐसे फैमिली के लोग हैं, इससे क्या मतलब निकलता है? आप और देख लीजिए आगे। तो हम लोग क्या देखते हैं कि 38% प्रिजनर्स बैड फाइनेंशियल कंडीशन में हैं, जिनकी जिनके फैमिली का इनकम जो है 30,000 सालाना से भी कम है। और 39% प्रिजनर्स जो हैं वो 30 लाख से 1 लाख के रेंज में है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि जो जितने भी प्रिजनर्स बंद हैं, 51.3% ये जो है इलिटरेट है, ये लोग जो बंद हैं। इसके अलावा आप देखिएगा कि 51.3% जो हैं इलिटरेट जितने भी हैं, उनमें से 68.9% वो सीरियस क्राइम्स में एक्यूज्ड है। और 22.3% आप समझ लीजिए कि अगर आप इसी को मतलब ये दोनों को मिला दीजिए तो आपका ये 90% के आसपास में ये हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये सॉरी, हाँ हाँ, 90% के आसपास में हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये क्या शो कर रहा है कि ज्यादातर जो क्राइम्स जो किए जा रहे हैं वो गरीबी और नहीं पढ़ाई करने के कारण जो है ये हो रही है। उसमें से 7% जो है ये ड्रग ट्रैफिकिंग में एक्यूज्ड हैं। और ये देखिए, आर्म्स की जहां तक बात है, आर्म्स की अगर बात आ रही है तो केवल जो इलिटरेट में है वो 1.7% ही आर्म्स रख रहे हैं। मतलब कि आर्म्स रख रहे हैं पढ़े लिखे लोग, धनी लोग, और क्राइम किया जा रहा है अनपढ़ या कम पढ़े लिखे और गरीब लोगों को। इसका मतलब है कि एक मोहरा बनाया जा रहा है और ये लोगों को यूज करके जो है इस तरह से काम किया जा रहा है। तो ये बहुत चिंताजनक बात है। इसीलिए पढ़ाई और रोजगार ये बहुत जरूरी चीज है कि कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए, जिससे लोग जो हमारे देश के लोग हैं उसमें से अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं। देखिए, औरतें भी जो हैं, जो खासकर 18 से 25 साल की जो औरतें हैं, वो 80%
माने जितनी औरतें कैदी के रूप में हैं, उनमें से 80% जो है 18 से 50 वर्ष के बीच की हैं। तो कहने का मतलब है कि इस रिपोर्ट से यही निकल रहा है कि पढ़ाई और रोजगार युवाओं में काफी जरूरी है, क्योंकि उसी के आधार पर समाज को और बेहतर, जेल में बंद करना कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, हम लोग आते हैं अगले टॉपिक पे। आईएनएस तुसील। आईएनएस तुसील एक युद्धपोत है, वारशिप है, जो कि रसिया से हम लोग लिए हैं, और रसिया से लेकर इसको आईएनएस मतलब अपने इंडियन नेवी में शामिल किए गए हैं, और ये 8 दिसंबर को शामिल किया गया। इसके ये जो जो फ्लैग है इसका, उस पर अभेद्य कवचम जो है संस्कृत वर्ड लिखा गया है। वैसे तुसील का भी मतलब होता है प्रोटेक्टेड शील्ड, शील्ड। ठीक है, तो आईएनएस तुसील रसिया से, और इंडिया में उसको अभेद कवचम के नाम से ये जाना गया है, मतलब नामकरण किया गया है। एक आते हैं बिलियनायर्स एम्बिशंस रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट जो है, ये रिपोर्ट स्विस बैंक, यहाँ गलत हो गया, स्विस बैंक यूबीएस के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। अब इसमें कहा गया है कि होल वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में जो है 2024 में नंबर ऑफ बिलियनायर्स जो हैं वो 2682 हैं, जो कि 2015 में मात्र 1757 थे। और सबसे अधिक जो है, ये अगर देखा जाए उस समय, तो नंबर ऑफ बिलियनायर्स इन अमेरिका इज 185। कितने हैं? 2682 हैं, उसमें से 185, और उसमें से 32 जो है इस साल जुड़े हैं। इंडिया में जो है 905। यहाँ पर कुछ मिस्टेक है। यहाँ पर कुछ मिस्टेक है। वीडियो एडिटर यहाँ से छोड़ दीजिएगा, ठीक है? यहाँ से हम जहाँ से मिटा रहे हैं, ये पूरा टॉपिक ही छोड़ दीजिएगा, ठीक है? हम इसको थोड़ी देर में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो फिर हम इस पे आ रहे हैं। आप बने रहिए 10-2 मिनट में। कहीं पर गलती हुआ है टाइपिंग वगैरह में। हम्म। अब देखिए, हम लोग आते हैं, अब मैं यहाँ से रिकॉर्ड करिएगा। अब हम लोग आते हैं बिलियनायर रिपोर्ट, जो बिलियनायर एम्बिशंस रिपोर्ट है, जो कि यूबीएस ये बैंक द्वारा, ये जो स्विस बैंक है उसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर बात है कि चाइना में अरबपति घट रहे हैं। ठीक है, चाइना में अरबपति घट रहे हैं, और इस साल जो है 93 अरबपति वहां पर, उनकी संख्या में 93 माने कम हुए हैं, घटे हैं। पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो 2024 में अ, पूरे विश्व में कितने हैं? 2682 हैं। और यही अगर ये 1757 थे कब? 2015 में। तो 2015 के 1757 से 2024 में 2682 हो गए हैं। भारत में अरबपतियों की जो संख्या है वो है 185। भारत में अरबपतियों की संख्या 185 है, और अमेरिका में जो है वो है 835। अमेरिका में 835 है। ठीक है, अ, भारत में जो ये 185 हैं, वो 32 ऐड हुए हैं यहाँ पर। इंडिया होगा, ठीक है? तो ये आपके, ये बिलियनायर्स का ये है। और इंडिया में जो है, ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 2023-24 में 42% उनके धन में बढ़ोतरी हुई है, यानी कि 905 बिलियन यूएस डॉलर की की बढ़ोतरी हुई है। ऐसे तो ये बढ़े हैं,
32। तो जाहिर है कि धन में भी ये वृद्धि हुई है। ठीक है, तो इससे आगे बढ़ते हैं। ये डेथ ऑफ टाइगर, टाइगर जो है हमारे कंट्री में और पूरे वर्ल्ड में इंडेंजर्ड स्थिति में है, और इनके इकोसिस्टम के बैलेंस पर हम लोग काफी ध्यान देते हैं, और टाइगर को हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसी के लिए आप देख रहे हैं कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी भी बनाया गया है। अब ये बात जो है ये है कि डेथ में कमी आई है। 182 डेथ्स हुए थे 2023 में, जबकि 2024 में ये अभी नवंबर तक का रिपोर्ट है, ये 115 डेथ ही हुआ है। तो पिछले साल से तो काफी कमी आई है। और नंबर ऑफ पोस्टिंग्स तो बहुत, मतलब जो हंटिंग का, जो शिकार करने का जो है वो काफी कम हो गया है। जो 2023 में 17 था, वो 2024 में केवल 4 रह गया है। तो ये एक टॉपिक था। आते हैं ये ड्रोन मीनस पर। ड्रोन जो है, आप देख रहे हैं यूक्रेन और रशिया के युद्ध में ड्रोन कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अगर यूक्रेन रशिया से आज मुकाबला कर पा रहा है तो वो ड्रोन के बल पर ही कर पा रहा है। आज इसका और भी चीजें हैं, लेकिन जो भारत से संबंधित है वो काफी पाकिस्तान और जो भारत का जो बॉर्डर है उसमें ड्रोन से पहले घुसपैठ जो है पर्सन के माध्यम से होता था। अब जो है ये ड्रोन जो है के माध्यम से ये घुसपैठ हो रहा है। तो इससे अब हमारे यहाँ और हमारे सेनाओं पर जो है एक बड़ी जिम्मेदारी है कि हमारे पास एंटी ड्रोन जो है, एंटी ड्रोन हो या लेजर इक्विप जो कि पहचान ले मतलब दूर से ही, और गन माउंट सिस्टम की उसी पर लगा हो वहीं से शूट कर दे कोई उस तरह का ड्रोन दिखे तो एक ये एक्टिविटी है जिस पर कि हमारे डीआरडीओ के साइंटिस्ट जो हैं वो काम कर रहे हैं। आगे आते हैं एफडीआई, यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत में जो है वो हम देखते हैं कि कितना है, क्या है, कैसे है। अब देखिए, इंडिया में 2000 से लेकर, यानी कि अब 2000 के अप्रैल से लेकर जो फाइनेंशियल ईयर है उस सितंबर के 2024 तक भारत में 1033.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर का निवेश हुआ है। ये डेटा इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करके रख लेंगे। तो ये डेटा मतलब भारत सरकार का है। आप देख ही रहे हैं कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डीपीआईआईटी, तो ये इसने रिपोर्ट दिया है कि अप्रैल 2000 से लेकर 2024 के बीच में 1033.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर का निवेश हुआ है। और इसमें से 25% जो है ये मॉरिशस से आया है। सेकंड नंबर पर सिंगापुर है। हालांकि अब ईयर बेसिस पर देखिएगा तो सिंगापुर आगे निकल चुका है। ये 2000 से 2024 के बीच में है, इसलिए मॉरिशस जो है इसमें आगे है। थर्ड नंबर पर 10% के साथ में यूएसए है। नीदरलैंड फोर्थ पर, फिफ्थ पर जापान। इस तरह से ये देश जो है निवेश करते हैं। ये देश जो मतलब मॉरिशस से इतना हुआ है तो मॉरिशस से डायरेक्ट नहीं हुआ है। आप ये नहीं समझिए कि मॉरिशस में इतना पैसा है। मॉरिशस एक रूट का काम करता है जो कि कई प्रकार के छूट देता है, और वहां से निवेश करने पर जो पूंजीपति हैं उनको फायदा होता है, इसलिए करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि भारत में जो है ये मॉरिशस से जो है ये 177.2 बिलियन डॉलर का ये मतलब निवेश हुआ है केवल भारत से। यानी कि जो हम कह रहे थे कि ये 25% है, तो ये उसका है। तो ये आप इसको ये देख लेंगे। नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट राज्यसभा चेयरमैन। राज्यसभा चेयरमैन के ये पहली बार भारत में हुआ है कि राज्यसभा के चेयरमैन जो कि उपराष्ट्रपति भी होते हैं उनके खिलाफ, हालांकि ये राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में जो भूमिका निभाते हैं उनके
उस पर जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। और ये 10 दिसंबर को ये जमा किया गया था, ये नोटिस दिया गया था। ठीक है। हालांकि ये 14 दिन देने का है, तो 24 तारीख तक किया जा, मतलब 24 तारीख को देना चाहिए रिजोल्यूशन, ये रिजोल्यूशन। लेकिन चूंकि सेशन जो है विंटर सेशन उसके पहले खत्म हो जाएगा, तो विंटर सेशन में आना पॉसिबल नहीं है। लेकिन नोटिस दे दिया गया है, तो अगले वाला जो सेशन होगा उसमें इसको लाया जा सकता है। आप देख रहे हैं कि ये फर्स्ट टाइम है जो कि इस तरह का ये भारत में किया गया है। और उसके लिए ये संवैधानिक प्रावधान है जो कि आर्टिकल 67 के बी में दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के। इसको नोट कर लीजिएगा, 14 दिन वाला बताए ही थे अभी आपको। और इसके लिए आपको 60 सांसदों का सिग्नेचर भी हो गया है। तो अभी जो वर्तमान स्थिति है राज्यसभा में, वो एनडीए का जो है 121 है, और इंडिया गठबंधन का 85 है। पूरे के लिए मेजोरिटी जो है 122 है। तो इसमें तो हो जाएगा, मतलब हो सकता है ये माने ये हो सकता है कि ये गिर जाए। और लोकसभा में भी ये है, लेकिन इसको जो लोकसभा में ये केवल सहमति के लिए जाएगा, यहीं से पास हो जाएगा। तो यहाँ से अगर पास हो जाता है तब, लेकिन चूंकि 85 ही है, इसलिए पास होने की संभावना नहीं है। तो ये एक उस पर चर्चा कराने और ये मतलब देश के नोटिस में लाने के लिए एक प्रयास है विपक्षी पार्टियों द्वारा कि भाई देखिए, जो राज्यसभा के सभापति हैं वो ऐसे कर रहे हैं, सदन नहीं चल पा रही है। ठीक है। अभी देखिए एक जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस शेखर कुमार यादव, अब इन्होंने विश्व हिंदू परिषद के एक समारोह में भाग लिया था। और उसमें इन्होंने कह दिया कि जो देश है वो अ, कठमुलाओं द्वारा नहीं चलेगा। कठमुल्ला वर्ड जो है एक अपने आप में आपत्तिजनक है। ये कोई जस्टिस द्वारा यूज कर किए जाने का एक वर्ड नहीं है, और न संवैधानिक ही है न सभ्य ही है। तो दोनों में कुछ भी सिविलाइज्ड भी नहीं है। तो उन्होंने कहा, अब इससे क्या हो गया, उन्होंने कहा कि देश चलेगा बहु जो बहुसंख्यक हैं उनकी इच्छा के अनुसार। लेकिन देश किसके अनुसार चलता है? देश चलता है कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। ठीक है। तो ये उनका कहना, जज होके ये कहना कि देश बहुसंख्यक के आधार इच्छा से चलेगा, ये चीज आपत्तिजनक है। और इस पर काफी हंगामा हुआ है। और हालांकि वहाँ के चीफ जस्टिस ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इनका रोस्टर चेंज कर दिया है और थोड़ा सा इनके पोजीशन को डाउन किया गया है। लेकिन विपक्षी दल जो है महाभियोग लाने की तैयारी में है। देखिए, अब अगला टॉपिक है हमारा डायमंड बैटरी। डायमंड बैटरी में क्या है कि ये C4 रेडिएशन जो है, ये आप जानते हैं कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। इसी पर हम लोग ये पुराने वस्तुओं का आयु जो है, एज, ये डिटरमाइन करते हैं। तो रेडियो एक्टिव जो है ये सब्सटेंस है। अब बैटरी में इसको यूज करके और इसके रेडिएशन को रोका जाता है। उसमें क्या किया जाता है कि डायमंड का एक लेप लगाया जाता है, मतलब कि पेस्ट लगाया जाता है चारों तरफ, जो कि इस रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता है और ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है ना। अब इससे क्या होता है कि इस बैटरी की आयु जो है वो काफी बढ़ जाती है। और ये आयु करीब करीब 5600 साल तक ये चल सकता है एक बैटरी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इससे फायदा क्या होगा कि जो हमारा पेसमेकर वगैरह है, या जो जो प्लेन में ये प्रॉब्लम होता है, स्पेस में लोग जाते हैं, जैसे अभी अ, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ये गई हुई है सुनीता विलियम्स, या फिर उस तरह का, मतलब जो है, या फिर ये आर्थिक कचरा, मतलब सॉरी, जो ये नॉर्मल जो बैटरीज होते हैं उनसे जो कचरा जो ये पैदा होता है वो नहीं ये पैदा होगा। तो ये मतलब कि कचरा से निपटने में भी सहायता होगा और क्लाइमेट के लिए अच्छा होगा। अब आते हैं हाई बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड। एक ये है संस्था है जो कि इसको इसके मतलब रैंकिंग को निकालती है। काउंसिल ऑन टॉल बिल्डिंग्स एंड अर्बन हैबिटेट, CTBUH।
ठीक है, ये यूएस बेस्ड जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि पूरे देश, पूरे वर्ल्ड में ये हाई राइज जो जो बिल्डिंग्स है उनके बारे में स्टडी करती है, रैंकिंग करती है। और सबसे मतलब टॉलेस्ट अगर देखा जाए वर्ल्ड में तो बुर्ज खलीफा ही है, और ये 828 मीटर टॉल है, और इसके पास 163 फ्लोर्स है, और ये 2010 में बनकर ये तैयार हो गया था। सेकंड जो है कोलालमपुर में है, और इसका हाइट जो है 679 मीटर है। इसका है 828, इसका है 629, ये 79। जो भी बिल्डिंग्स 150 मीटर से ऊपर होते हैं उनको टॉल बिल्डिंग कहा जाता है, और 300 से मीटर जो होते हैं उनको अल्ट्रा टॉल यानी अति उच्च भवन कहते हैं, अति उच्च बिल्डिंग कहते हैं। तो ये एक हमारे लिए पीटी वगैरह के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अ, अगर दुनिया में टॉल बिल्डिंग्स के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इंडिया का स्थान पूरे विश्व में 12वां आता है। चाइना जो है फर्स्ट आता है, ठीक है ना। अमेरिका सेकेंड आता है। चाइना में टॉल बिल्डिंग्स यानी कि एक 150 मीटर से ऊपर जो भी बिल्डिंग्स है उनकी संख्या 3320 है, जबकि अमेरिका में 902 ही है। और उसमें से 902 जो अमेरिका में है उसमें से 318 न्यूयॉर्क में ही है। तो चाइना में बहुत ज़्यादा है ये चीज़। इंडिया में जो है बहुत महत्व नहीं दिया गया, और अब जो है वो धीरे धीरे दिया जाने लगा है। इंडिया में टॉलेस्ट बिल्डिंग जो है मुंबई में है, दिल्ली में नहीं है, और ये 300.6 फीट ही है। तो ये जो है आपका आपका ये बिल्डिंग, ये नाम है इसका लोखंड वाला मिनर्वा बिल्डिंग, इंडिया का टॉलेस्ट है। ठीक है, इस वर्ल्ड में तो 12वां है इंडिया का, बताए थे अभी। एशिया में 8वां है। और ये बल्कि कहिए कि इंडोनेशिया, थाईलैंड और फिलीपींस जो है इससे आगे है। तो ये आपका ये है वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग का सर्वे और रिपोर्ट है। ठीक है, आप देख रहे हैं आईएएस ऑफिसर 1990 बैच के संजय मल्होत्रा को आरबीआई का नया गवर्नर बनाया गया है, और वो 26वें गवर्नर होंगे। आप इसको नोट कर लेंगे, उन्होंने पदभार भी ग्रहण कर लिया है। देखिए एनजीएलवी, एनजीएलवी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एनजीएलवी का फुल फॉर्म है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। हालांकि ये आज तैयार नहीं होगा, अभी इसको तैयार होने में करीब करीब 8 साल लगेंगे। लेकिन इसको बनाने के लिए हमारी जो यूनियन कैबिनेट है उसने मंजूरी दे दी है। और ये क्यों दी है? अभी आपने देखा कि जी से 20 हम लोग ने लॉन्च किया, और इसमें हम लोगों ने स्पेस एक्स का जो फाल्कन है उसका हम लोग यूज किया, फाल्कन रॉकेट। हमारे पास जो रॉकेट है लॉन्च करने के लिए वो LVM-3 है, और LVM-3 जो है वो 4000 kg तक ही पेलोड को लॉन्च कर सकती है। और जी सैट 20 का वजन जो था 4700 था। तो इस कारण से हम अपने यहाँ से नहीं छोड़ सकते थे, या तो हम यूरोपियन स्पेस एजेंसी के इसे छोड़ सकते थे। तो वहाँ हम लोगों ने ट्राई किया तो वहाँ पर खाली नहीं था स्लॉट, और काफ़ी वेट करना पड़ता। और जब फिर स्पेस एक्स से बात की गई तो उसका खाली था, तो वहाँ से हम लोगों ने लॉन्च करने का ये डिसाइड किया, और इसको हम लोगों ने लॉन्च कर दिया। और ये अब जो है इंडिया इसी कमी के लिए चाह रही है कि एनजीएलवी बनाया जाए, और एनजीएलवी के माध्यम से हम लोग आगे से अपना जो भी भारी मतलब 4700 5000 जो भी आगे होगा तो हम लोग उसको अपने यहाँ से ही छोड़ पाएंगे। लेकिन अभी उसका 8 साल का इंतजार करना पड़ेगा। फाल्कन जो पेलोड है वो बहुत ही मतलब इफिशियंट है, और वो आगे चलकर मतलब अभी उसका ये स्थिति है कि ये आप देखिए कि 803 ये 8300 kg तक भी ये छोड़ सकती है।
तो काफी अंतर है। और एनजीएलबी जो है वो अभी हमारा, एनजीएलबी को इविल भी कहा गया है, यूनिफाइड लॉन्च व्हीकल, क्योंकि जब ये बन जाएगा तो पीएसएलवी, जीएसएलवी, एलएमवी ये सबको रिप्लेस कर देगा। तो ये जो है एनजीएलवी जो बनेगा हमारा, वो कैपेसिटी मतलब देखिए, लो अर्थ ऑर्बिट में ये 30,000 से 70,000 तक के पीलोड को छोड़ सकता है। जियो सिंक्रोनस ये ऑर्बिट में, ये जीटीओ में 8500 से 24,000 तक को ये छोड़ सकता है। और टीएलआई में, ट्रांस ल्यूनार इंजेक्शन में 7,000 से 22,000 तक के वजन को छोड़ सकता है। तो जब ये एक बार बन जाएगा तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है ये इस बार ये बिहार में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और ये बिहार के 5 शहरों में, यानी कि राजगीर में, ये तो राजगीर ही हो गया, गया में, पटना में, ये ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा, कल्याण बिघा। तो यहाँ पर जो है जो खेलो इंडिया का जो है, उससे बिहार में जो है खेल कूद की गतिविधि बढ़ेगी। आगे आते हैं व्यास सम्मान। व्यास सम्मान जो है काफी ऑनरेबल और ऑनर्ड जो है अवार्ड है इंडिया का, जो लिटरेरी अवार्ड होता है। और ये जीडी बिरला, ये सॉरी, के बिरला फाउंडेशन से ये दिया जाता है। और इसमें इस बार जो है सूर्यबाला जो है, हिंदी की काफी फेमस लेखिका हैं, उनको जो है ये दिया गया है। कौन देश को वासी, वेणु की डायरी, यही नाम है। ये इसमें जो है एक बताया गया है उस व्यक्ति की मनस्थिति जो कि अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाता है, और वहां पर उस वो क्या फील करता है, कैसे फील करता है। ये 4 लाख इसमें रुपया, एक साइटेशन और एक मोमेंटो दिया जाता है। ये चीज पूछा जाता है, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा कि क्या दिया जाता है। ठीक है, किसको दिया गया है वो तो पूछा ही जाता है। व्यास सम्मान जो है पिछले 10 वर्ष में, पिछले 10 वर्ष मतलब 10 वर्षों में हिंदी लैंग्वेज में किसी भी इंडिया इंडियन अथर का इंडिया में जो पब्लिश हुआ बेस्ट बुक है, उ- उसके लिए दिया जाता है। ठीक है, तो व्यास सम्मान की स्थापना जो है वो 1991 में की गई थी। और सूर्यबाला जी ने 50 बुक करीब करीब लिखे हैं। 25 अक्टूबर 1943 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, एक उनके नोबेल पर सजा याफ्ता जो है ये बना था, जो कि 2007 में बेस्ट टेलीफिल्म का अवार्ड भी मिला था। तो काफी प्रख्यात लेखिका है। अब आगे आते हैं हम लोग, वन टाइम सॉल्यूशन फॉर हेमोफेलिया थ्रू जीन थेरेपी। अब देखिए, हेमोफेलिया में क्या है कि ये एक, अब मतलब हेमोफेलिया ए जो है ये रेयर हेरिडिटरी कंडीशन है, जिसमें कि एक फॉल्टी जीन होता है, और जिसके कारण से कि बार बार ब्लीडिंग होता है, और इससे जो है काफी परेशानी होती है। और इसमें अभी तक क्या था कि हर बार सुई लेना पड़ता था। अब हमारे जो इंडिया में सेंटर फॉर स्टेम सेल रिसर्च, ये जो है ये क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर में है, उन्होंने यूनियन डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के सहयोग से आलोक श्रीवास्तव के नेतृत्व में इन्होंने एक ये रिसर्च किया है। और उसमें ये चीज ये किया गया है कि एक बार जो है जीन को हम लोग रिप्लेस कर देंगे ये जीन थेरेपी ट्रीटमेंट से, तो वो एक ही बार में ट्रीटमेंट हो जाएगा, बार बार इंजेक्शन नहीं लेना पड़ेगा। और ये क्लॉटिंग फैक्टर जो है ये बढ़ जाएगा, और वो ब्लीडिंग जो है नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज जो है आपका इम्पोर्टेंट है। ये जो क्लॉटिंग फैक्टर जो है ना, ये इसका नाम जो है क्लॉटिंग फैक्टर का नाम फैक्टर 8 दिया जाता है। तो कभी आपको जनरल साइंस में भी या साइंस टेक में सवाल पूछा जाए कि फैक्टर 8 का संबंध किससे है, तो फैक्टर 8 का संबंध जो है क्लॉटिंग से है। ये ब्लड के क्लॉटिंग, ये क्लॉटिंग फैक्टर ही है, और मतलब जिसके कारण से ये ब्लड ये क्लॉटिंग होता है। आप देख रहे हैं कि इंडिया जो है वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट
ये पेशेंट वाला जगह है, जहाँ पर कि करीब करीब 40,000 से 1 लाख पेशेंट जो है यहाँ पर हैं। तो ये एक बहुत बड़ा, एक तो रेयर है, और रेयर में भी यहाँ पर 40,000 से 1 लाख है, तो काफी चिंताजनक स्थिति है। तो इसके लिए ये काम किया जा रहा है। तो ये आप देखिए कि देयर इज ओनली वन जीन थेरेपी, ये रोक रोक्टावियन, ठीक है ना। ये यूएस अभी तक यही चला आ रहा है, जो कि ये यूज किया गया है। तो मतलब कहने का मतलब है कि जीन थेरेपी में से के माध्यम से एक टाइम के इलाज से ही क्योर करने की विधि इंडियन साइंटिस्ट द्वारा डेवलप किया गया है, और अभी इस पर काम चल रहा है, हालांकि उन लोगों ने अप्रूव कर दिया है। तो जीन थेरेपी जो है काफी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि अब आपको ये चीज पीडीएफ में भी मिल जाएगा, और आपको जो हमारा मैगजीन हमारे वेबसाइट पर लोड होता है, आपको उसके मंथली मैगजीन में भी ये सारे जो ये मैटर्स हैं, जो कंटेंट है, वो आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है। अब फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीक। थैंक यू।